हमारा ब्रह्मांड, इसको जानने का सफर इतिहास में हजारों साल पीछे का है। लेकिन पिछली कुछ सदियों से विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि आज हमारी रोजाना की जिंदगी में टेक्नोलॉजी एक अहम हिस्सा बन गई है। लेकिन कभी वो समय भी था जब हम इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जब लोग हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का श्रेय भगवान को दिया करते थे। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, आंधी, तूफान, बीमारियां, इन सब को दैवीय शक्तियों से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये सब चीजें बदली हैं और इंसानों ने धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू किया है। ऐसा कभी नहीं था कि किसी बड़े वैज्ञानिक ने आकर सब चीजों को एकदम से बदल कर रख दिया, बल्कि वो भी वही धार्मिक लोग ही थे जो बस कुछ अलग ढंग से सोचते थे। प्रकृति को देखने का उनका नजरिया लोगों से थोड़ा अलग था। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिग बैंग थियरी के फादर कहे जाने वाले जॉर्ज लेमेट्रे कोई और नहीं बल्कि कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट थे। भारत में भी ऐसे ही अनेकों वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने धार्मिक होते हुए भी अपनी अलग सोच के चलते विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर किसी एक का नाम लेना शायद दूसरे के साथ अन्याय होगा, क्योंकि सभी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसके सिर्फ एक सवाल ने न्यूटन तक को डरा दिया था। और फिर हमें पता चला कि न्यूटन भी भगवान को मानते थे और भगवान के बारे में उनके विचार क्या थे। उस इंसान के ये सवाल न्यूटन की थियरीज पर किसी तलवार की तरह लटक रहे थे, जिसे बाद में कहा गया बेंटलीज पैराडॉक्स। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 500 साल पीछे, जब कोई विरला ही इस ब्रह्मांड के बारे में जानता था। खैर, ब्रह्मांड को तो छोड़ ही दीजिए, तब हमें शनि ग्रह तक जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में जानकारी थी। इवन तब हम नेचर में एग्जिस्ट करने वाली 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी नहीं जानते थे। बहुत से लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है और हर चीज अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। हालांकि कुछ लोग आज भी हैं जो फ्लैट अर्थ के कॉन्सेप्ट को ही सच मानते हैं, अब पता नहीं क्यों। खैर, वापस चले 500 साल पीछे तो लोग कॉमेट्स को बहुत बुरा मानते थे, एक बुरा पैगाम जो राजा की मौत का संदेश होता था। इसके अलावा यूनिवर्स को स्टैटिक माना जाता था, जहां पर तारे किसी ट्रांसपेरेंट गुंबद पर जड़े हुए हैं, और प्लैनेट्स के बारे में भी उस समय लोगों की यही राय थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अनेकों ऐसे दार्शनिक आए जिन्होंने दुनिया को अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कुदरत के काम करने के तरीके को समझने का प्रयास किया, जैसे एक सेब आखिर जमीन पर ही क्यों गिरता है, और जब सेब गिरता है तो भला चांद और तारे क्यों नहीं गिरते। और इन 2 सवालों ने इतिहास बदल कर रख दिया। जिस इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर के मन में ये 2 सवाल आए थे, आगे चलकर उसी के आधार पर क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी डेवलप की जाती है। और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, न्यूटन। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि न्यूटन सिर्फ ग्रेविटी तक ही सीमित थे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेविटी के अलावा न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ कूलिंग, एस्ट्रोनॉमी में न्यूटन्स टेलीस्कोप, फोटोमेट्री में स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, और मैथमेटिक्स में न्यूटन को फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके बिना एडवांस मैथमेटिक्स की कल्पना ही नहीं की जा सकती। खैर, कैलकुलस के डेवलपमेंट की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। वो समय था सन 1682 का, और उन दिनों में हेलीज कॉमेट लंदन शहर के ऊपर से होकर गुजर रहा था। लोग इस कॉमेट को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आखिर ये अजूबा आया कहां से है। वहीं कुछ लोग इस कॉमेट को देखकर डर रहे थे। उन्हें लगता था कि ये जरूर कुछ अशुभ संकेत है, कुछ बुरा होने वाला है। और इन्हीं मिले जुले लोगों में रहता था एक अमीर आदमी जिसका नाम था एडमंड हैली। हालांकि एक बात यहाँ पर क्लियर करनी होगी कि उस समय उस कॉमेट का नाम हेलीज कॉमेट नहीं था, लेकिन बाद में इसी इंसान के नाम पर इस कॉमेट का नामकरण किया गया। तो एडमंड हैली भी इस अनजान कॉमेट को देखकर हैरान थे। वो उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक न्यूटन के पास गए कि आखिर वो इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं। न्यूटन ने उन्हें बताया कि वो इस ऑब्जेक्ट को खुद पिछले कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अपने टेलीस्कोप से वो इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि उनकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट एक एलिप्टिकल ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, जो कि उनकी थियरी ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक ही है। ये सुनकर हैली पूरी तरह से चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे पता। तो इस पर न्यूटन कहते हैं कि उन्होंने ये सब कैलकुलेट किया है।
हैली न्यूटन के काम से काफी प्रभावित हो जाते हैं और वो न्यूटन को इस नई थियरी को पब्लिश करने के लिए पेमेंट करने का ऑफर करते हैं। और फाइनली 1687 में न्यूटन ने अपने सबसे महानतम कार्य को दुनिया के सामने पेश किया, फिलोसोफिया नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, यानी कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी के नाम से। और न्यूटन के इस काम ने विज्ञान और गणित को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। न्यूटन के इस काम की खूबसूरती ये थी कि सिर्फ कुछ इक्वेशंस के माध्यम से ही हम दूर दूर तक मौजूद किसी भी प्लैनेट के मोशन को एक्सप्लेन कर सकते थे। केपलर्स लॉ और न्यूटन की ग्रेविटेशनल लॉ ने सेलेस्टियल मैकेनिक्स की हमारी समझ को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। ये कुछ इक्वेशंस ये साबित कर रही थी कि जो लॉज धरती पर ऑब्जेक्ट्स के मोशन को गवर्न करते हैं, सेम वही लॉज इस पूरे यूनिवर्स को भी चला रहे हैं। यानी कि न्यूटन ने इस यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा रहस्य खोल दिया था। यहाँ से न्यूटन साइंटिफिक कम्युनिटी में और ज्यादा चर्चा में आ गए थे। लेकिन ये बात भी सच है कि हर कोई न्यूटन की थियरी से सहमत नहीं था और कहीं न कहीं न्यूटन को भी लग रहा था कि उनकी थियरी किसी बहुत बड़े विरोधाभास को जन्म दे रही है। और कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे पहले न्यूटन की थियरी को चुनौती दी एक थियोलॉजियन रिचर्ड बेंटली ने। उन्होंने न्यूटन को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने न्यूटन से सिर्फ एक ही सवाल पूछा था और उस सिंपल से क्वेश्चन ने न्यूटन तक को डरा दिया था। न्यूटन को अपनी थियरी के फेल होने का डर लगने लगा था। ये बात है सन 1692 की। न्यूटन की थियरी के पब्लिश होने के कुछ 5 साल बाद न्यूटन को लिखे एक पत्र में बेंटली पूछते हैं कि अगर ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है तो सभी तारे एक दूसरे से टकरा जाने चाहिए और यूनिवर्स एक पॉइंट पर कोलैप्स हो जाना चाहिए। और वहीं पर बेंटली ने यह भी पॉइंट आउट किया कि अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके लेफ्ट और राइट से लगने वाला फोर्स भी इनफाइनाइट होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो तारे उस फोर्स की वजह से बिखर कर टूट जाने चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो न्यूटन की थियरी आखिर साबित क्या करती है? न्यूटन ये पढ़कर स्तब्ध रह गए। उन्होंने भी सोचा कि अगर यूनिवर्स फाइनाइट है तो ग्रेविटी की वजह से सभी तारे आपस में मिल जाने चाहिए और अगर इनफाइनाइट है तो हर तारा टूटकर बिखर जाना चाहिए। ये दोनों ही केसेस इस यूनिवर्स के अंत की ओर ही इशारा कर रहे थे। लेकिन उसमें न्यूटन को अपनी थियरी का अंत भी दिखने लगा था, जिसे आए अभी बस कुछ साल ही हुए थे। न्यूटन को अब अपनी थियरी को डिफेंड करना था और न्यूटन को इस पैराडॉक्स से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। न्यूटन बेंटली को उत्तर देते हुए लिखते हैं कि वो मानते हैं कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है और साथ ही यूनिफॉर्म भी, जिससे होगा ये कि जो भी स्टार या बॉडी लेफ्ट और राइट से फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो फोर्स सेम अमाउंट में होगी और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी, जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स स्टेबल रह पाता है। तो कुछ इस तरह से न्यूटन ने अपनी थियरी को बचाने का प्रयास किया। लेकिन न्यूटन भी ये जानते थे कि उनका ये प्रयास थियरी को और भी ज्यादा परेशानी में डाल सकता है। वो ये जानते थे कि उन्होंने यूनिवर्स को ताश के पत्तों से बने घर जैसा बना दिया है, जिसमें अगर थोड़ा सा भी फोर्स इधर उधर हुआ तो पूरा का पूरा घर ढह जाएगा। यही हाल न्यूटन के एज्यूम किए हुए यूनिवर्स का था, जिसमें दोनों फोर्सेस का बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो तबाही आ जाएगी, पूरा का पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा। पर यूनिवर्स तो बहुत समय से ऐसा ही है, उनके पूर्वजों ने भी यूनिवर्स को ऐसा ही देखा था। तो फिर वो कौन सी पावर थी जो इस यूनिवर्स को कोलैप्स होने से रोक रही थी? वो कौन सी पावर थी जो न्यूटन द्वारा बताई गई फोर्सेस को बैलेंस कर रही थी? तो इसके उत्तर में न्यूटन ने जिक्र किया एक डिवाइन पावर का, यानी कि एक दैवीय शक्ति का, जो ताश के पत्तों के घर जैसे हमारे ब्रह्मांड को बचा रही है। वो शक्ति लगातार काम कर रही है और हमारे सूर्य और बाकी तारों को आपस में टकराने से रोक देती है। दरअसल न्यूटन यहाँ पर ये मानते हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी घड़ी की तरह है, जिसे सबसे शुरुआत में गॉड या किसी भगवान द्वारा चलाया गया था और उसके बाद से ये अपने आप चल रही है, जिसे लॉज ऑफ मोशन और दूसरे कुदरती नियम चला रही हैं, बिना किसी भगवान की सहायता से। लेकिन कभी कभी समय आता है कि जब उस घड़ी को सही समय पर लाने के लिए या ठीक करने के लिए भगवान को बीच में आना ही पड़ता है, ताकि घड़ी सही से चलती रहे। और इसी तरह हमारा यूनिवर्स भी है। न्यूटन का यहाँ पर कहना था कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि ग्रेविटी की वजह से तारे आपस में कोलैप्स होने लगे और यूनिवर्स कोलैप्स होने की कगार पर आ जाए, तो वहाँ पर गॉड या भगवान या फिर न्यूटन की वो डिवाइन पावर दखल देती है और इस ब्रह्मांड को संतुलित कर देती है।
तो इस तरह से न्यूटन ने बेंटली पैराडॉक्स को तो हल कर दिया कि भगवान इस यूनिवर्स को समय आने पर बचा लेते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज के लिए भगवान का सहारा लेना पड़ा। वहीं बेंटली पैराडॉक्स हमारे यूनिवर्स की एक सिचुएशन जिसे बिग क्रंच कहा जाता है उसे एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि न्यूटन ने यहाँ पर अपनी थियरी को बचाने के लिए किसी डिवाइन पावर या गॉड का सहारा क्यों लिया होगा? क्या वो गॉड में मानते थे इसलिए, या फिर वो भगवान के नाम पर लोगों को मैनिपुलेट करके बस अपनी थियरी को बचाना चाहते थे? आपको क्या लगता है? और हाँ, यहाँ पर मॉडर्न साइंस ने बेंटली पैराडॉक्स को तो सुलझा लिया है। आज हम जानते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट भी काफी सारी फोर्सेस काम करती हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी। इसके अलावा ग्रेविटी का भी अपना एक दायरा होता है, लेकिन उस समय हमने इस ब्रह्मांड को जानना शुरू ही किया था और ये जानकारी हमारे पास उस वक्त नहीं थी। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि विज्ञान और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अलग अलग महत्व है, इसलिए ये एक मयान में दो तलवारों वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति बिल्कुल विज्ञान को मान सकता है और एक विज्ञान को मानने वाला बिल्कुल धार्मिक हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।